नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है। इस हफ्ते मैं जिस किताब की चर्चा करने जा रहा हूँ वह एक बहुत पतली सी किताब है, 15-16 पन्ने की, सुल्ताना का सपना। रुकैया सखावत हुसैन रुकैया जी के पति का नाम था। तो शादी के बाद पहले उन्हें बेगम रुकैया कहते थे, शादी के बाद उनका नाम रुकैया सखावत हुसैन हो गया। मेरे पास जो इस किताब की प्रति है वो गार्गी प्रकाशन ने छापी है। इसका अनुवाद आशु वर्मा ने किया है। इस किताब का जो मूल है वो 1905 में छपा था। मूलतः इसे अंग्रेज़ी में लिखा गया था। सुल्तानाज़ ड्रीम करके किताब थी, पतली सी, और यह एक अंग्रेज़ी पत्रिका में छपी थी। यह किताब इंटरनेट पे आपको इसका ओरिजिनल इंग्लिश वर्ज़न भी मिल जाएगा, कुछ अन्य हिंदी अनुवाद भी मिल जाएंगे। यह किताब बहुत महत्वपूर्ण है और इसलिए हम इसकी चर्चा कर रहे हैं। हम कम से कम जिन लोगों को भी नारीवाद में या नारीवादी इतिहास में या स्त्री अधिकारों के प्रति पढ़ने लिखने जानने में रुचि है, उनको यह किताब ज़रूर पढ़नी चाहिए। और मैं अनुरोध करूंगा कि कोशिश करें, जिन लोगों को अंग्रेज़ी आती है वो अंग्रेज़ी का संस्करण ही पढ़ें और बाकी लोग हिंदी का पढ़ सकते हैं संस्करण। सबसे पहले तो इस किताब की ख़ास बात क्या है कि आप लोग अगर नारीवादी इतिहास पढ़ते होंगे कहीं पे भी, तो आप देखें कि जो वह बहुत चर्चित किताब है रूम ऑफ वंस ओन या सेकंड सेक्स, यह सब किताबें बहुत बाद में लिखी गई हैं। 1929 में रूम ऑफ वंस ओन छपी थी शायद, उसी तरह 1950 के दशक में शायद ये उसी के आसपास छपी थी सेकंड सेक्स, जो सिमोन दे बोउआ की किताब है। लेकिन वर्जीनिया वुल्फ की किताब भी इसके बाद ही छपी थी। तो यह किताब अपने क्षेत्र में एक पायनियर है, एक अग्रणी किताब थी। और इस किताब का जो सार है वो आज भी अपील करेगा। नौजवान अगर पढ़ेंगे, लड़के लड़कियां, उनको भी अपील करेगा। किताब का आइडिया बहुत सिंपल है। सुल्ताना जो है एक सपना देखती है और सपने में वो एक ऐसे लोक में पहुंच जाती है जो लोक पूरी तरीके से महिलाओं द्वारा चलाया जाता है। और उन्होंने रोल रिवर्सल, जिसको कहते हैं, भूमिका पलट दी है कि यानी उस वक्त की दुनिया में 1905 में तो और ज़्यादा रहा होगा, आज भी काफ़ी हद तक है। तो जो महिलाओं का है कि वो घर में रहेंगी, घरेलू काम करेंगी, पर्दा करेंगी, नज़ाकत से रहेंगी, भारी काम नहीं करेंगी, इस किस्म के जितने भी महिला से जुड़े हुए एक जिसको कहते हैं कि जेंडर रोल हैं, उनके जन्म से ही उनके ऊपर जो आरोपित कर दिए जाते हैं, उन सभी को इसमें रिवर्स कर दिया गया और दिखाया गया कि जो पुरुष हैं वो घर में रखे जाते हैं। पुरुष जो हैं डरपोक होते हैं या शर्मीले होते हैं या नाजुक होते हैं, और ये कैसे हुआ इसके बारे में भी इस किताब में कल्पना की गई है। और सबसे रोचक चीज़ है कि जो रुकैया जी जो थी वो एक मुस्लिम परिवार में, बांग्लादेश में उनका भी जो मूल जन्म स्थान था, तब तो भारत में ही था बांग्लादेश। तो भारत में आज जो बांग्लादेश में है वहाँ पैदा हुई थी। और शादी के बाद इनके पति भागलपुर में पोस्टेड थे, तो ये भागलपुर में उनके पास आ गई। कुछ सालों बाद, करीब 10 साल के बाद इनके पति का देहांत हो गया। तो ये पहले कुछ समय तक वहीं रहीं, उसके बाद कुछ पारिवारिक विवाद हुए तो कलकत्ता चली गईं, वहाँ रहीं और वहाँ पे स्कूल चलाने लगी। इस किताब का जो बुनियादी विचार है उसमें कुछ चीज़ें बहुत रोचक हैं जो आज भी हमारे मतलब हमारे बहस में हैं, हमारे समाज में या बुद्धिजीवी वर्ग के बीच में। सबसे पहले तो इस किताब को पढ़ते हुए आप देखेंगे कि किताब में महिलाओं को शिक्षा ही नहीं, विज्ञान की शिक्षा देने पे बड़ा जोर है, क्योंकि किताब का जो सेंट्रल आइडिया है वो यही है कि जो महिला पुरुष, चूँकि अपनी सारी जो बुद्धिमत्ता थी वो नए नए हथियार या युद्ध की तैयारियों में या युद्ध के लिए अपने को मजबूत बनाने के लिए कर रहे थे। तो महिलाओं ने एक शुरुआत की, जो महिला रानी थी, जो उन्होंने शुरुआत की कि महिलाएं जो हैं विज्ञान की तरफ आगे बढ़ें। तो महिलाओं ने जो सौर ऊर्जा का प्रयोग सीख लिया, उसी को हथियार बनाकर वो इस स्थिति में पहुंची कि वो समाज को संचालित करने लगी। महिलाओं ने इस किताब में दिखाया है कि बादल से सीधे पानी अपने ज़रूरत के हिसाब से सिंचित तो कहना गलत है, लेकिन उसको निकाल लेना संभव कर दिखाया। इसमें यह भी कल्पना की गई है कि एक उड़न खटोला है, जो मतलब उड़ने वाली कार भी है, जो हाइड्रोजन जैसे गुब्बारा उड़ता है उसी तरह से हाइड्रोजन की मदद से कार उड़ती है, तो हीलियम के गुब्बारे जैसे होते हैं, कुछ उसी तरह की कल्पना इसमें की गई है। इसके अलावा जो दूसरी चीज़ है कि इसमें महिलाओं के कम उम्र में शादी करने के
ऊपर भी एक टिप्पणी है कि जो महिलाओं का राज है उसमें महिलाओं की शादी 21 साल से कम उम्र में नहीं होती है। तो रुकैया जी जो जिस परिवेश से आती थी और अभी भी महिलाओं के कम उम्र की, ख़ासतौर पे मुस्लिम महिलाओं में तो कम उम्र की विवाद ज़्यादा ही है, बालिगियत की उम्र का जो मसला है। तो ये कल्पना करती हैं कि 21 साल की उम्र से कम उम्र में शादी नहीं होगी। दूसरी चीज़ जो थोड़ी विवादित, आज भी विवादित हो सकती है, लेकिन ये 1905 में वैसा लिख रही थी कि करीबी रिश्तेदारों में जो मतलब डिस्टेंट कज़िन है, इसमें ऐसा इंग्लिश वर्जन में डिस्टेंट कज़िन लिखा हुआ है, तो उसमें शादी करने के लिए भी मनाही की है इसमें, कि जो महिलाओं का लोक है उसमें डिस्टेंट कज़िन में भी शादी नहीं होती है। इसमें इस तरह से लिखा गया है कि भाई का ही रिश्ता पवित्र नहीं होता, जो दूर के भी भाई हैं वो भी रिश्ते में पवित्र माने जाते हैं, यानी उनके संग आप वैवाहिक संबंध नहीं बना सकते। इसके अलावा खान पान के बारे में भी टिप्पणी है, बहुत एक लाइन की टिप्पणी है, लेकिन वो मानी खेज है कि जो महिलाएं हैं, जो इस महिला लोक की महिलाएं हैं, तो वो क्या खाती हैं जब पूछती है रुकैया। उसमें एक जो दूसरी पात्र है, दो पात्रों के संवाद के रूप में ही किताब है। तो सिस्टर सारा से जब पूछती है तो कहती हैं कि हम यहाँ सिर्फ फल खाते हैं। तो यह भी है कि एक जो हिंसा या अहिंसक खान पान को भी कहीं ना कहीं यह किताब सपोर्ट करती है। इसके अलावा जो किताब की सबसे एक बुनियादी चीज़ है कि जो पुरुषों में जो है, चूँकि अपराध जो महिलाओं के प्रति अपराध होते हैं या समाज में जितने भी अपराध होते हैं उनका कहीं ना कहीं ज़िम्मेदार पुरुषों को माना गया है। और ये माना गया है कि अगर अपराधी को ही बंद कर दिया जाए, चूँकि आज भी बहस चलती है कि लड़कियाँ चूँकि खुले घूम रही हैं, कपड़े ऐसे पहन रही हैं, इसलिए पुरुष ने ऐसा कर दिया। तो इस चीज़ को भी उस वक्त ही इन्होंने संबोधित किया है कि जब लड़कियों को पुरुषों से इतना खतरा है कि खुले में नहीं घूम सकती, तो जिनसे खतरा है बेसिकली उन्हीं को बंद कर दिया जाए। तो उसमें उदाहरण भी दिया है कि अगर कोई पागल हो जाए, अगर समाज में घूमे और लोगों को नुकसान पहुंचाए, तो आप क्या करेंगे। तो जवाब देती हैं रुकैया कि हम पागल खाने, उसको बंद कर देंगे पागल खाने में। तो फिर वो कहती है यही हम करते हैं, चूँकि पुरुष जो है अपराध ज़्यादा करते हैं, तो इसलिए हम बंद कर देते हैं। इसीलिए किताब में दिखाया गया कि महिलाओं के लोक में न पुलिस की ज़रूरत है, न कचहरी की ज़रूरत है और न सेना की ज़रूरत है, क्योंकि वैज्ञानिक रूप से वो इतनी सक्षम है। तो ये किताब और भी अगर आप पढ़ेंगे तो बहुत विचार उत्तेजक है। और ख़ास तौर पे यह देखने की बात है कि एक भारतीय नारी 1905 में इतना, जिसको कह सकते हैं युगांतकारी तरीके से सोच रही थी, इतना क्रांतिकारी तरीके से सोच रही थी। और फेमिनिस्ट हिस्ट्री लिखते समय, दुनिया की फेमिनिस्ट हिस्ट्री लिखते समय लोग इसको बहुत ज़्यादा कंसीडर नहीं करते। उनको करना चाहिए, भारत में तो इसकी चर्चा होने लगी है कुछ और बांग्लादेश में तो इस किताब में ही जिक्र किया गया है। आशु वर्मा जी ने बताया कि वहाँ पे एक उनके नाम पे राष्ट्रीय दिवस ही घोषित है उनके जयंती पर। तो लेकिन भारत में और ख़ासतौर पे विश्व में एक तरीके से फेमिनिस्ट हिस्ट्री को पुनर्लेखन की ज़रूरत है, जहाँ पे इस तरह के लोगों की चर्चा होनी चाहिए। उम्मीद है आप लोग ये किताब पढ़ेंगे और अगर संभव हो तो अपनी राय कमेंट बॉक्स में पढ़ने के बाद अगर दे सकें तो ज़रूर दें। और अगर किसी और किताब के बारे में ऐसी अगर आप लोग को जानकारी हो तो भी दें, मैं पढ़ना चाहूँगा, क्योंकि मुझे फेमिनिस्ट लिटरेचर में रुचि है। आज इतना ही, शेष फिर कभी। नमस्कार।